नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज के इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगामी यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आज हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे वो हैं संविधान संशोधन और राष्ट्रपति। संविधान संशोधन और राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बात करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो संविधान के अधिकांश अनुच्छेद हैं उनको संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया हैं, तो उन्हीं 3 में से कोई ना कोई एक ऐसी प्रक्रिया है जो ज़्यादातर यूज की जाती है। तो आपके ऑप्शन हैं साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत जिसको विशेष बहुमत भी कहा जाता है, और 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन। ये 3 प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। तो आपको बताना है कि ज़्यादातर कौन सा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है साधारण बहुमत। जो ज़्यादातर प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के द्वारा ही ज़्यादातर या अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन होता है उसमें जो संशोधन का जो प्रस्ताव होता है वो संविधान के संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। एक सदन में पारित होने के बाद इसको दूसरे सदन में पेश किया जाता है और दोनों सदन से विधेयक पारित हो जाने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए भेजा जाता है। साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से टॉपिक पर संशोधन हो सकता है वो हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल स्वरूप है जो राज्यों की सीमाएं हैं और उनके नामों में परिवर्तन। तो ऐसा अगर कोई विधेयक या ऐसा कोई संविधान संशोधन है तो वो साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किया जाता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन एवं भत्तों में अगर परिवर्तन करना है तो ऐसा जो संशोधन होगा वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किया जाएगा। आगे बात करेंगे हम 2/3 बहुमत की। तो जो 2/3 बहुमत है इसको विशेष बहुमत भी कहा जाता है। ऐसा संशोधन किसी भी सदन में पेश किया जाता है और उस सदन में इसको 2/3 बहुमत मिलना बहुत ही आवश्यक है। ये तभी कारगर होगा जब उसमें 2/3 बहुमत या 2/3 सदस्य, उस सदन के 2/3 सदस्य जब उसको पारित करेंगे तब ही यह अगले सदन या आगे की प्रक्रिया के लिए पेश किया जाएगा। जैसे कि जो 2/3 बहुमत है इसमें किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। सपोज दैट इसको लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद ही इसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा में भी इसमें 2/3 बहुमत मिलना आवश्यक है। इसके बाद इसको राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट है 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन। इसके द्वारा या इसमें ऐसे अनुच्छेदों को संशोधित किया जाता है जो ऐसे विषय जो राज्यों से रिलेटेड हैं। राज्यों से रिलेटेड विषय जैसे कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है जिसमें जो केंद्र राज्य के बीच में बंटवारा किया गया है कि कुछ ऐसे नियम हैं जो केंद्र सरकार पर आधारित हैं और जो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो राज्यों पर आधारित हैं। तो ऐसे नियमों में संशोधन के लिए या ऐसे अनुच्छेदों में संशोधन के लिए हम 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन वाला जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। तो यहाँ पर तीनों को स्पष्ट बता दिया गया है, साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत और 2/3 एवं राज्यों का अनुमोदन। तो जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है साधारण बहुमत। जो अधिकांश अनुच्छेद हैं उनको साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को संस्तुति देने से मना कर सकता है। जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्या राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार है कि वह
संसद द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को संस्तुति देने से मना कर सकता है? आपके ऑप्शन हैं हाँ, नहीं, कुछ अपवाद और मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार। तो इन चार में से आपको बताना है कि क्या राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को संस्तुति देने से मना कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। जो राष्ट्रपति है वो संविधान संशोधन विधेयक जो कि संसद के द्वारा पारित किया जा चुका है तो उस पर संस्तुति देने से मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संसद के किसी भी सदस्य को संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है? जो क्वेश्चन है वो ये है कि संसद के किसी भी सदस्य को संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है अथवा नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं हाँ, नहीं, केवल कुछ मामलों में या फिर अस्पष्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है हाँ। जो संसद है उसका कोई भी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकता है और ये उसका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संविधान में सर्वाधिक संशोधन किए गए? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष संविधान में संशोधन होते रहे हैं और अभी तक कई संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ष या किन वर्षों में सर्वाधिक संशोधन किए गए? आपको बताना है सर्वाधिक संशोधन किस वर्ष में किए गए। वर्ष 1971 एवं 1984, वर्ष 1976 एवं 1978 या फिर वर्ष 1978 एवं 1979। फोर्थ ऑप्शन है 1984 एवं 1985। आपको बताना इन चार में से किन दो वर्षों में सर्वाधिक संविधान संशोधन किए गए। तो इसका ऑप्शन आंसर है वर्ष 1971 एवं 1984 में भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन किए गए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है तो जब संविधान अपनी मूल अवस्था में था या जब संविधान रचित किया गया उस समय उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख नहीं था। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा उसमें कई भाषाओं को शामिल किया गया। तो आपको बताना है कि संविधान की 8वीं सूची जो कि भाषा से रिलेटेड है उसमें सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 15वां संशोधन, 21वां संशोधन, 24वां संशोधन या फिर 29वां संशोधन। इन चार में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 21वां संशोधन। भारतीय संविधान में 21वां संशोधन करके सिंधी भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, देशी नरेशों के प्रिवर्षों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुछ देशी रियासतें मौजूद थीं जहां पर वहां के स्थानीय या देशी राजाओं के द्वारा वहां पर शासन किया जाता था जो कि उनके अधीन थी। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो शासन क्षेत्र था उसमें कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो वहाँ के देशी नरेश या देशी राजाओं के द्वारा ही चलाए जाते होंगे। तो भारतीय संविधान संशोधन के किस अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया? तो आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा देशी नरेशों के प्रिवर्षों और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। आपके ऑप्शन हैं 24वां संशोधन, 26वां संशोधन, 27वां संशोधन या फिर 30वां संशोधन। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा देशी नरेशों के विशेषाधिकारों में कटौती या समाप्ति की गई? तो इसका जो आंसर है वो है 26वां संविधान संशोधन। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा ही देशी नरेशों के
विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की? जो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित है, ऐसा किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 30वां संशोधन, 31वां संशोधन, 32वां संशोधन या फिर 33वां संशोधन? इन चार में से किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या को 545 निर्धारित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 31वां संशोधन। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 ईस्वी में पारित किया गया था, वो किस विषय से संबंधित है? आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य, भूमि सुधार, दल बदल पर कानूनी रोक या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार? इन चार में से किस टॉपिक पर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है दल बदल पर कानूनी रोक। जो दल बदल पर कानूनी रोक है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संशोधित किया गया। और जो दल बदल पर कानूनी रोक है, ये भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसमें 10वीं नंबर की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दल बदल पर कानूनी रोक 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य की राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित किया गया? जो वन है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र राज्यों में विषयों का बंटवारा किया गया है। कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसे विषय जो राज्यों से रिलेटेड हैं, कुछ केंद्र से रिलेटेड हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों का अधिकार है। तो जो वन है, वन टॉपिक है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित किया गया? समवर्ती सूची में जो विषय होंगे उनमें केंद्र और राज्य दोनों को नियम बनाने और उनको चलाने का अधिकार दिया गया है। तो वन को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 40वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 43वां संशोधन। फोर्थ ऑप्शन है 44वां संशोधन। इनमें से किस संशोधन के द्वारा वन को समवर्ती सूची में स्थापित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही वन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जैसा कि हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में कई ऐसे नियम थे जिनको या कुछ कई ऐसे विषय थे जिनमें संशोधन किया गया। तो आपको बताना है कि किस संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में किए गए कुछ ऐसे अंश जो कि आपत्तिजनक थे उनको चेंज किया गया। तो आपके ऑप्शन हैं 43वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन या फिर 46वां संशोधन। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के आपत्तिजनक अंशों को रद्द किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 44वां संशोधन, जिसमें कुछ ऐसे नियम जो कि 42वें संविधान संशोधन में आपत्तिजनक थे उनको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया और उनको रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका से संबंधित
74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? नगर पालिका से संबंधित जो 74वां संविधान संशोधन है वो कब से लागू हुआ? 20 अप्रैल 1993, 1 जून 1993, 16 जुलाई 1993 या फिर 1 अक्टूबर 1993। इसका सीधा संबंध है कि जो 74वां संविधान संशोधन है वो 1993 ईस्वी में लागू किया गया और इसकी जो एक्चुअल डेट है वो है 1 जून 1993। तो जो 74वां संविधान संशोधन था वो 1 जून 1993 से लागू किया गया और यह नगर पालिका से संबंधित है। और अगर बात करें इसकी संविधान में किस अनुसूची में शामिल है तो ये संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक संविधान संशोधन किए गए? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके शासनकाल में या कार्यकाल में सबसे अधिक संविधान संशोधन किए गए हैं? तो आपके ऑप्शन है राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो इनमें से किन प्रधानमंत्री के काल में सर्वाधिक संशोधन किए गए हैं? तो इंदिरा गांधी के काल में सर्वाधिक संशोधन किए गए हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस समय संविधान में सबसे अधिक संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? जो केंद्र सरकार है उसका संवैधानिक रूप से प्रधान कौन होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चार में से आपको बताना है कि कौन केंद्र का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक रूप से जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा प्रधान होता है वो कौन होता है? तो जो इसका आंसर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? जब राष्ट्रपति पद से जो चुनाव होता है उससे संबंधित जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए या ऐसे विवाद किसको निर्देशित किए जाते हैं? संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा को या फिर निर्वाचन आयोग को। इन चार में से किस संस्था या किस विभाग के द्वारा भारतीय जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव से संबंधित विवादों को निपटाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति पद से संबंधित जो भी विवाद होंगे उसको सुलझाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है वो महाभियोग का प्रस्ताव जो लाया जाता है वो किस आरोप के तहत लाया जाता है? आपको बताना है कि किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करने पर, या फिर राष्ट्रपति पर दंडिक अपराध लगाने पर, या फिर राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर, या फिर राष्ट्रपति द्वारा चोरी करने पर। इन चार में से किस आरोप के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति संविधान की जो भी बनाई हुई प्रक्रिया या नियम है उनका उल्लंघन करता है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है वो 61 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन है 1955, 1966, 1967 या फिर 1974। निम्न में से किस वर्षों में
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो आपका आंसर है 1974। 1974 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी संशोधन अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक सत्तारूढ़ रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे राष्ट्रपति को बताना है जो सबसे कम समय तक सत्ता में रहे, और जो ऑप्शन होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को छोड़ करके होंगे। तो आपको बताना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। इन चार में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर सत्तारूढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति का पद संभाला? जैसा कि हम जानते हैं कि जब राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन नहीं कर पाता है या फिर किसी कारणवश वह अपने पद पर नहीं होता है, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभालता है और राष्ट्रपति के पद को भी संभालता है। तो आपको बताना है कि किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति पद को संभाला। आपके ऑप्शन हैं वीवी गिरी, एचएम हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनमें से चार में से किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति का पद संभाला है? तो आपका जो आंसर है वो है बीडी जत्ती। जो बीडी जत्ती थे वो भारतीय संविधान या भारतीय इतिहास में सबसे अधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद पर रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर कौन सबसे कम आयु में आसीन हुआ? आपको बताना है सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या फिर वीवी गिरी। इन चार में से कौन सबसे कम आयु में राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए? तो इसका जो आंसर है वो है नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो भारतीय राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम उम्र में आसीन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी हुए? आपको ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया और फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी भी हुए। आपके ऑप्शन हैं वीवी गिरी, एचएम हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनमें से किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति से त्यागपत्र दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा? तो आंसर है इसका वीवी गिरी। जो वीवी गिरी थे इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में त्यागपत्र दिया और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अंततः ये विजयी भी हुए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति लोकसभा का भूतपूर्व अध्यक्ष था? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो ऐसे राष्ट्रपति के ऑप्शन हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या फिर ज्ञानी जैल सिंह। इन चार में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि भूतपूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी थे? तो आपका जो आंसर है वो है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया और ये लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।